नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री विष्णु शंकर जी जैन। आपके सुपरिचित और हमारे यहाँ भी आपने इनको बहुत बार देखा है। आरंभ करने से पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दें और बेल आइकॉन का बटन भी अवश्य दबा दें। तो स्वागत है आपका विष्णु जी, बहुत बहुत बधाई हो। वक्फ एक्ट आज कानून बन गया है और गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है। तो ये जो आपने युद्ध आरंभ किया था वो हम कह सकते हैं कि 70-80% इसमें आपको सफलता मिली है। थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी हैं, कोई बात नहीं। तो वो भी धीरे धीरे दूर होंगी या फिर और जो माध्यम है उनके माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये बताएं कि ये जो वक्फ एक्ट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप क्या देखते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे आया था और हमने जब ये अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इस पे डिस्कशन किया था और ज़ाहिर तौर पे मैं वो व्यक्ति था, मैं वो शख्स था जिसने कहा था कि अमेंडमेंट बिल का जो रास्ता है वो सही है और आज भी मैं उसी स्टैंड पे स्टिक करता हूँ, क्योंकि इस पूरी समस्या को डील करने के 2 तरीके थे। एक तरीका ये है कि वक़्फ़ एक्ट 1995 को पूर्णतः रिपील किया जाए और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने ये एक सजेशन भी दिया, प्रपोज़ल भी दिया कि वक़्फ़ एक्ट 1995 को पूर्णतः रिपील किया जाए और मैं उन लोगों में से था। दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से मैं बिलॉन्ग करता था, जिसमें मैंने कहा कि इसको रिपील ना करें, प्रेज़ेंट अमेंडमेंट एक्ट में जो ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं उसको ओमिट किया जाए, उसको टोटली डिलीट किया जाए और नए प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए जाएँ। उसका कारण ये है, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप चाहे कान को ऐसे पकड़ें, चाहे घुमा के पकड़ें, उसका अंतिम असर है क्या है वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। लक्ष्य आपका क्या है उसकी पूर्ति होना इम्पोर्टेंट है, तरीके इसमें ज़्यादा मायने नहीं रखते। अब अगर वक़्फ़ एक्ट 1995 को पूर्णतः रिपील कर देते, तो एक समस्या ये अराइज़ होती कि फिर वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ को डील कैसे करेंगे? उसका फिर तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? मैं कहूँ कुछ इस पे? हाँ जी उ सर, जी सर। उसके उसके बाद तो फिर वक्फ का मेंशन जो है वो केवल शरीयत एक्ट 1937 में रह जाता। फिर आप सोचिए क्या जी। होता। जी। तो पूर्णतः रिपील करने की जो माँग थी वो भी इंटेलेक्चुअल रूप से उतनी साउंड नहीं थी, जब तक आप ये ना कहें कि पूर्णतः रिपील करें और नया कानून इंट्रोड्यूस करें। तो मैंने ये बात इसलिए रखी थी कि पूर्णतः रिपील करें और नया कानून इंट्रोड्यूस करें, वो दोनों चीज़ें इस प्रेज़ेंट अमेंडमेंट एक्सरसाइज़ में हो सकती हैं और हुई भी हैं, जो मैं भी आपके सामने रखूँगा। जी। तो सेकंड जो सेकंड रूट है, उसमें पूर्णतः रिपील तो नहीं हुआ, पूर्णतः रिपील की बात नहीं है, पर इस एक्ट के ड्रैकोनियन प्रोविजंस को हटाया जाए और नए प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया जाए। अब जो आपने सवाल पूछा उस पे आ जाते हैं कि इस एक्ट का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? तो कुछ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ इन द बिगिनिंग ऑफ द शो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट इस पूरे एक्ट का ये है कि उन्होंने वक़्फ़ की डेफिनिशन को एकदम डिफाइन कर दिया है और वो व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी, जिसकी ओनरशिप है, वही वक़्फ़ कर सकता है। ये बात उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है। ये 1995 की डेफिनिशन में नहीं थी। सेक्शन 3 सब क्लॉज़ आर में ये बात नहीं थी जी हाँ। कि आपकी खुद की ओनरशिप की संपत्ति ही आप वक़्फ़ कर सकते हैं, ये बात नहीं थी। और जो बेली का मोहम्मडन लॉ है और मुल्ला का मोहम्मडन लॉ है, इन दोनों इस्लामिक कानूनों में जो काफ़ी डिटेल्ड स्टडी की गई है कुरान और हदीस की, इसमें उन्होंने यही कहा है कि वक़्फ़ वही कर सकता है, जिसकी अपनी ओनरशिप हो। तो वही बात अब इस डेफिनिशन में लाई गई है। अब इसमें एक बात और मैं आपको बताना यदि चाहता हूँ। आपको यदि ध्यान जी। हो तो मैंने आपको फतावा आलमगीरी की किताबुल वक्फ भेजी है, जी, जो जी, कि जी। हमारे जयपुर डायलॉग्स द्वारा स्वयं द्वारा अनुवाद कराई गई है। और जी, जी, उसमें जी। यही लिखा हुआ है। अच्छा, उसमें एक बात और भी लिखी हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग। जी। और उसमें ये है कि जो ये लोग कहते हैं ना कि वन्स अ वक्फ ऑलवेज वी वक्फ, ऑलवेज अ वक्फ। उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि वन्स अ वक्फ इज नॉट ऑलवेज अ वक्फ एक्सेप्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। 2 सर्कमस्टांसेस बताई हैं जिसमें ही वक्फ जो है वो परपेचुअल वक्फ हो सकता है।
वरना तो जिसने वक्फ किया है उसकी मौत के बाद वो वापस रिवर्ट हो जाएगी। आप उसको जी, ध्यान से एक बार फिर से। जी, और वो जो है वो अंग्रेजों ने उसको यहाँ का मोहम्मदन लॉ माना था। जी। जी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और जो ओरिजिनल जब वक़्फ़ का कॉन्सेप्ट आया इस देश में, तो जेपीसी की आप रिपोर्ट देखेंगे तो 1913 और 1923 में ब्रिटिश काल में ये कानून आए और उस समय कानून लाने का पर्पज़ ये था कि वक़्फ़ की जो संपत्ति है, वो कैसे दर्ज की जाए, कैसे उसके ऊपर एक उसका डेटा मैनेजमेंट हो सके, इसके लिए वक़्फ़ का कानून इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अब प्रेजेंट अमेंडमेंट बिल की अगर बात कर लें तो इसमें जो सबसे की हाइलाइटिंग फीचर्स हैं, जो आपने सवाल पूछा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो सबसे पहला तो यही है कि जो वक़्फ़ की डेफिनिशन है, उसको एक दुरुस्त करने की, करेक्ट करने की यहाँ पे कवायद की गई है, कोशिश की गई है और की भी गई है। वो काम हुआ भी है। दूसरा, जो वर्ब बाय यूज़र का ड्रैकोनियन कांसेप्ट था, उसको पूर्णतः खत्म किया गया है सेक्शन 36 में प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से और ये कहा गया है कोई भी वर्ब जो है, वो सिर्फ डीड से होगा, वर्ब बाय यूज़र के हिसाब से नहीं होगा। तो करेक्ट। सेक्शन यही इस्लामिक 36 लॉ ऑफ है। हाँ, आपको वर्ब डीड होनी पड़ेगी। अब वर्ब डीड होगी तो क्या होगा? आपको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा कि आप प्रॉपर्टी के ओनर कब बने, प्रॉपर्टी कब आपके पास आई, उसका क्लियर टाइटल क्या है, किसको आप मुतवल्ली नियुक्त कर रहे हैं और फिर उसके बाद पूरा सेक्शन 36 में उसका एक प्रावधान दिया हुआ है कि कैसे वो वर्ब दर्ज होनी है। और अभी मैं रेट्रोस्पेक्टिव पे भी आऊँगा, पर मैं पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो एक्ट के हैं, वो गिना देता हूँ। तो सेक्शन आपने वर्ब बाय यूज़र की डेफिनिशन को पूर्णतः खत्म कर दिया है प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट के लिए। आपने वर्ब की डेफिनिशन को बदल दिया है। फिर इसके बाद जो वर्ब का सर्वे होता है, सेक्शन 4, 5 और 6 में, तो उस सर्वे में भी उन्होंने ये क्लॉज़ इंट्रोड्यूस किया है कि जब आप उसको उसकी नोटिस देंगे 2 रीजनल पेपर्स में और वो सारी चीज़ें पब्लिश की जाएँगी। यहाँ पे थोड़ी चीज़ें रह हुँ, गई हैं, वो जब हुँ। रह गई हैं चीज़ें, उसमें आएँगे तो उसको डील वो करेंगे। किस किस भाषा में पब्लिश की जाएँगी ये शायद नहीं है अभी उसमें। हाँ, 2 न्यूज़पेपर्स में कहा है रीजनल लैंग्वेज और एक नॉर्मल इंग्लिश में। पर ओके, हाँ। वो भी पहले तो ये खाली एक चीज़ उर्दू में करके अपना काम चला लिया करते थे ना, हाँ, पहले तो वफ़्द के जितने डॉक्यूमेंटेशन है सब उर्दू में होते हैं, सब जिससे उर्दू और में कोई होते नहीं समझ सके, जिसकी ज़मीन ली जाए वो भी ना समझ सके। हैं। जी, इसके बाद जो सबसे ड्रैकोनियन कांसेप्ट है सेक्शन 40 का, उसको टोटल हुँ, ओमिट किया गया है, खत्म कर दिया, डिलीट कर दिया है, जिसमें ये प्रावधान था कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं और अगर ट्रस्ट और सोसाइटी की संपत्ति है, तो उसको भी आप वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं इफ वक्फ हैज़ रीज़न टू बिलीव, अगर उनको ऐसा लगता है तो। तो उसमें वही मतलब आप ही इंक्वायरी करेंगे, आप ही आपको लगेगा कि आपकी संपत्ति है, आप उसकी घोषणा कर देंगे और फिर जो आदमी एग्रीव्ड है उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करेगा। तो सेक्शन 40 का बहुत ही ड्रैकोनियन कांसेप्ट था, उसको रिपील किया है। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो वक़्फ़ की डेफिनिशन लाई गई है, उसमें ये कहा गया है कि 5 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति जो है, वही वक़्फ़ कर पाएगा। जो पिछले 5 साल से जो इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है। अब इसमें बड़ा एक लोगों ने प्रश्न उठाए कि ये आप कैसे ला सकते हैं, हम कैसे बताएँगे? अब ये इसलिए लाया गया है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने इसकी पूरी एनालिसिस की, तो आप कैसे बताएँगे कि वक़्फ़ आप करें? अब जो आदमी वक़्फ़ करने वाला है, उसमें चेक्स भी तो लगेंगे ना कि अगर आपने किसी को कन्वर्ट करके करा लिया, धर्म परिवर्तन करके करा लिया, तो कैसे उस पे चेक लगेगा? और अगर आपको याद होगा, तो सेक्शन 104 में प्रोविज़न था कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो भी वक़्फ़ कर सकते हैं। उस प्रोविज़न को भी इस अमेंडमेंट एक्ट ने रिपील कर दिया, डिलीट कर दिया। तो आगे जो आदमी वक़्फ़ करे, वो इस्लाम को मानने वाला हो, उसकी खुद की ओनरशिप हो, इसके लिए ये डेफ़िनेशन 5 साल की ये जो क्लॉज़ है वो लाई गई है। तो ये एक पॉज़िटिव एस्पेक्ट है। और इसके बाद जो इसमें जो लिमिटे एक और भी ऐड किया गया था ना, जो बाय अमेंडमेंट ऐड किया गया इसी अमेंडमेंट एक्ट में, इसमें वक्फ बाय यूज़र और डिस्प्यूट वगैरह वाली जो बात है वो हाँ, उस हाइलाइट पे कर आ दी रहा हूँ मैं, गई। उस पे आ रहा हूँ, जी। उस पे आ रहा हूँ। तो फिर इसके बाद सेक्शन 104 मैंने आपको बताया कि जो आदमी जो नॉन मुस्लिम है, वो अगर वक़्फ़ करता है, तो वो वैलिड माना जाता था, उसको रिपील कर दिया है। सेक्शन 107 में जो वक़्फ़ को लिमिटेशन एक्ट से एग्ज़ेम्पशन मिला हुआ था, उसको टोटल रिपील कर दिया है। सेक्शन 108 में जो वक़्फ़ की जितनी संपत्ति जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आती थी,
जिसको राजीव गांधी सरकार ने पहले के वक्फ एक्ट 1954 में सेक्शन 66H था, वो सब केंद्र सरकार जिसकी कस्टोडियन थी, वो सब वक्फ को दे दी थी। वही सेक्शन 108 है, उस सेक्शन 108 को पूर्णतः रिपीट कर दिया है। और सेक्शन 108A जो ओवरराइडिंग इफेक्ट देता था, उसको भी पूर्णतः रिपील कर दिया है। अब इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो मैं समझता हूँ इस पूरे अमेंडमेंट का जो हार्ट है, कोर है, और जो आपने सवाल पूछा पॉजिटिव बात, तो इसकी 3 बहुत पॉजिटिव बातें हैं, बहुत प्रमुख, जो जिसे बोल्ड करके, हाइलाइट करके समझने की ज़रूरत है। और उसमें थोड़ी बहुत डिस्कशन और डिबेट की भी ऑब्वियसली चर्चा होगी ही होगी। सबसे पहला है कि कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, सेक्शन 3C की बात कर रहा हूं मैं, अगर कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हुई है पास्ट में, या अगर प्रेजेंट में आगे भी होगी, तो वो शून्य है, वॉइड है। तो मतलब रेट्रोस्पेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। अगर सरकारी संपत्ति आपने वक्फ एक्ट 1995 में वक्फ की संपत्ति घोषित की है, तो दैट इज नल एंड वॉइड, दैट इज कंप्लीटली शून्य, और उसके लिए कलेक्टर इंक्वायरी करेगा और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को चेंज करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी हम लोग की सफलता है कि जब हम बात कर रहे थे कि जो प्रॉपर्टी चली गई है वो वापस कैसे आएगी, तो उसमें सरकारी संपत्ति के लिए सेक्शन 3C लाया गया है। और ये बात मैंने ट्वीट भी की थी और डाली भी थी कि जैसे सेक्शन 3C है, सरकारी संपत्ति को प्रोटेक्ट किया गया है, उसी तरह से जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो सोसाइटीज हैं, जो ट्रस्ट हैं, उनकी संपत्ति को भी प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसमें 2 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैक्सिमम जो संपत्ति वक्फ घोषित हुई है, वो डीड से कम हुई है, वक्फ बाय यूजर से ज्यादा हुई है। ऐसी स्टडी और ऐसे डेटा सामने आए हैं जो पार्लियामेंट की स्पीचेस में भी बोले गए, वक्फ बाय यूजर के माध्यम से। अब इन्होंने एक क्लॉज इंट्रोड्यूस किया है इस प्रेजेंट अमेंडमेंट बिल में, जिसमें वक्फ बाय यूजर को तो मैंने आपको बताया पूर्णतः रिपील कर ही दिया, खत्म कर दिया है। पर इसमें उन्होंने कहा है कि वक्फ बाय यूजर जो पूर्व में हो गया है वो रहेगा, पर अगर उसमें डिस्प्यूट है तो वो नहीं माना जाएगा। ये जो क्लॉज है, ये जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये थोड़ा एक पढ़ने वाली चीज है। ये है सेक्शन 2E है, सेक्शन सॉरी 3E है। 3E में ये इंट्रोड्यूस किया गया है, मैं इसको पढ़ भी देता हूं। जी। Provided that existing work by user properties registered on or before the commencement of Waqf Amendment Act 2025 as work by user will remain as Waqf properties, except that the property wholly or in part is in dispute or is a government property. मतलब अगर कोई वक्फ बाय यूजर की से आपने कोई संपत्ति अर्जित कर ली, तो अगर वो सरकारी संपत्ति तो नहीं मानी जाएगी, या अगर उस पर डिस्प्यूट है तो नहीं मानी जाएगी। या। तो अगर यहाँ पे डिस्प्यूट थोड़ा है और नहीं मानी जाएगी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर तो वो आप सिविल कोर्ट में भी उसका रिकॉर्स ले सकते बिल्कुल, तो आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब इसमें यही बात है, ये थोड़ा-सा यहाँ पे वैक्यूम है कि डिस्प्यूट कैसे माना जाएगा। कोई आदमी सिविल कोर्ट जाएगा तब डिस्प्यूट माना जाएगा, लीगल नोटिस देगा तब डिस्प्यूट माना जाएगा, वक्फ प्रॉपर्टी के बाहर खड़े होके चिल्लाएगा कि हम इसको नहीं मानते वक्फ प्रॉपर्टी, तब डिस्प्यूट माना जाएगा। डिस्प्यूट माना कैसे जाएगा? और क्या डिस्प्यूट पूर्व में माना जाएगा कि जब ये अमेंडमेंट एक्ट आया उस समय डिस्प्यूट था तो नहीं माना जाएगा, कि फ्यूचर के लिए है? तो ये थोड़ा-सा लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में मुझे थोड़ा-सा एब्रप्ट लगा, बट जो अब दिस इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, अब कोर्ट्स इसको इंटरप्रेट करेंगी, पर जो एज इट इज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैंने इसको पढ़ के आपको सुनाया। इसमें लिखा है provided that existing work by user properties registered on or before the commencement of Waqf Amendment Act 2025 as Waqf by user will remain as Waqf properties except the property wholly or in part is in dispute. मतलब अगर उस प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है तो वो वक्फ बाय यूजर नहीं मानी जाएगी। अब वो डिस्प्यूट कब है? एक्ट आने से पहले का डिस्प्यूट है कि एक्ट आने के बाद भी डिस्प्यूटेड है तो नहीं मानी जाएगी? ये एक सवाल है जो मैं समझ नहीं पाया। दैट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू डिस्कशन, फर्दर डिस्कशन। तो एक ये बात हो गई रेट्रोस्पेक्टिविटी की। सरकारी संपत्ति अगर आपने घोषित की है तो वो टोटली खत्म है, उसको रिकवर करने के लिए सेक्शन 3C में पूरा एक प्रावधान बनाया हुआ है और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को करेक्ट करने के लिए प्रावधान बनाया हुआ है। वक्फ बाय यूजर अगर डिस्प्यूटेड है तो नहीं माना जाएगा, और उसको रिकवर करने के लिए आपको, मुझे लगता है, जो
कोर्ट्स में ही जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। सॉरी सर, आप कुछ बस कहना इसमें एक क्लैरिफिकेशन वो मैं इसमें देख रहा हूँ कि ये भी आया है कि साहब की वक्फ बाय यूजर की, ये यूपी से ही रिपोर्ट हुआ है कि वक्फ बाय यूजर जिसको कहते हैं उसकी 98% प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है। मैक्सिमम प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर की है। जो बैरिस्टर साहब है उन्होंने कहा था 1,21,000 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन नहीं है मतलब आपकी ओनरशिप नहीं थी, आपने किसी जगह को कब्जा कर लिया, उसको कब्रिस्तान घोषित कर दिया, किसी जगह को कब्जा कर लिया, आपने उसको मस्जिद घोषित कर दिया। अगर आपको वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट अगर देखना हो तो बहुत इस देश में, और वो नेशनल एक तरह से चर्चा का विषय बना था, बैंगलोर का ईदगाह मैदान का केस। और जब पूछा हाँ गया कि वहां पे गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो बोला गया कि नहीं, ये वक्फ बाय यूजर है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्ञानव्यापी केस में भी अगर आप दिन मोहम्मद का जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें बोला था उस समय के सिविल जज साहब ने कि जरा इसकी वक्फ डीड लाके दिखाइए, तो कहा वक्फ डीड नहीं है, तो बोला गया वक्फ बाय यूजर है। तो जहां पे वक्फ डीड नहीं है उसको कहते हैं वक्फ बाय यूजर है। ताजमहल के केस में भी अगर मैं आपको बताऊं तो ताजमहल के एक अंदर जो पोर्शन है उसको आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था। एएसआई इस समय अपील में है, वहां पे भी कोई डीड नहीं है, वो वक्फ बाय यूजर है। तो मैक्सिमम केसेस एनक्रोचमेंट के वक्फ बाय यूजर ही के तहत आते हैं, वक्फ बाय, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। तो उस पे चेक लगाने की कोशिश इस सेक्शन 3E ने की है। और एक और इसमें जो सबसे अच्छी बात है, जो हाइलाइटिंग बात हम कह सकते हैं, पॉजिटिव बात हम कह सकते हैं, सेक्शन 3D इंट्रोड्यूस किया गया उस दिन रात में, ये ओरिजिनल अमेंडमेंट में नहीं था, जिसमें एएसआई की संपत्ति, जहां पे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो है, अगर उसको आपने वक्फ संपत्ति घोषित किया है तो वो भी नोटिफिकेशन शून्य है, वॉइड है। अगर आपने वक्फ एक्ट 1995 में कोई भी एएसआई की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया है तो दैट इज कंप्लीटली वॉइड। ये सेक्शन 3D में किरण रिजिजू साहब ने इंट्रोड्यूस किया था जब उस दिन रात में डिस्कशन चल रहा था। जी हाँ तो जी ये हाँ जी बहुत ही अच्छी चीज है। उसका कारण ये है कि ताजमहल का डिस्प्यूट जो है वो इस माध्यम से सॉल्व हो जाएगा। और पूरी जेपीसी की रिपोर्ट में भी बहुत सारे ऐसे आंकड़े दिए गए, ये सिर्फ कोई एप्रीहेंशन नहीं है सर। जेपीसी की रिपोर्ट में भी बहुत सारा ऐसा डेटा दिया गया है जहां पे एएसआई की संपत्ति को भी वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। और जो हमने भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी थी उसमें हमने ये स्लाइड डाली थी, ये बात रखी थी कि एएसआई की संपत्ति को भी इससे एग्जेम्प्ट किया जाए, क्योंकि एएसआई इज द कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टी। वो वक्फ एक्ट 1995 के हिसाब से नहीं चल सकती, उसके हिसाब से गवर्न नहीं हो सकती है, वो एएसआई एक्ट के हिसाब से ही गवर्न हो। तो ये एक अच्छी चीज इसमें इंट्रोड्यूस की गई है तो इसका सेक्शन 3D आपके के। संभल पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, संभल भी देखिए सारी मस्जिदों पे असर पड़ेगा, क्योंकि जो भी मस्जिदें हैं, पहली बात तो संभल में जहां तक मेरी जानकारी है कोई वक्फ डीड नहीं है, कोई वक्फ डीड नहीं है, वक्फ बाय यूजर के माध्यम से ही यूज की जा रही है। तो अगर आप वक्फ बाय यूजर के माध्यम से अगर आपने उसको वक्फ एक्ट 1995 में कहीं दर्ज करा रखा है, हमें पता नहीं क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन दिए नहीं जाते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया हर एक चीज उर्दू में होती है, उसको आपने उर्दू में किया, दर्ज करा के रख लिया, पता ही नहीं है। पर हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कृष्ण जन्मभूमि के केस में हियरिंग के दौरान, कोर्ट की हियरिंग के दौरान ऐसा डॉक्यूमेंट लाया गया था जिसमें उन्होंने बोला कि शाही जामा मस्जिद वक्फ संपत्ति है, ये बोला गया। और इसीलिए इसको वक्फ ट्राइब्यूनल भेज दिया जाए, इसको सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता है। तो अब ये सेक्शन 3D आ गया है। वो अलग बात है कि कृष्ण जन्मभूमि के केस में जब ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब इसको एडजुडिकेट कर रहे थे 7-11 की प्रक्रिया को, तो उन्होंने कहा कि भाई ये नोटिफिकेशन यहाँ पे लागू नहीं होता है और उसको सिविल कोर्ट इसको डिसाइड कर सकता है। वो एक अलग डिबेट का विषय है। और यही ऑर्डर ज्ञानव्यापी के केस में भी हुआ। ज्ञानव्यापी के केस में अंजुमन इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डॉक्यूमेंट दिखाया और कहा कि ये वक्फ नंबर 100 है, आलमगीर मस्जिद है ये और वक्फ नंबर 100 है। तो उसको भी कोर्ट ने कहा कि ये एंट्री आपकी बड़ी डाउटफुल है और इसको हम नहीं मानते। ज्ञानव्यापी एनीवेज एक ऐसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है तो वो इस डिस्कशन में नहीं आता है। पर जो सेक्शन 3D की आपने बात पूछी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। तो जहां जहां आपने नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, जैसे संभल में तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिखाया है, पर जहां जहां आप नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं कि इसको वक्फ संपत्ति घोषित किया है एज अंडर द वक्फ एक्ट 1936 या वक्फ एक्ट 1995,
तो वो सारे नोटिफिकेशन नहीं माने जाएंगे। और सेक्शन 3D ने कह दिया है, और इसका मैं इसलिए बता रहा हूं ये बात, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है सेक्शन 3D का। तो लड़ाई जो है काफी हद तक हमने जो भी आप बात कह सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध करके, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से विरोध करके काफी हद तक आगे बढ़े हैं, और जो चीजें रह गई हैं वो भी अभी हाईलाइट करते हैं। तो सेक्शन 3D बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है सेक्शन 3B। सेक्शन 3B में पूरा ब्यौरा मांगा गया है कि अब जब से अमेंडमेंट एक्ट आ गया है, उसके बाद हर व्यक्ति जो है वो अपनी पूरी वफ़ का पूरा ब्यौरा देगा कि वो कब दर्ज हुई, उसकी क्या ओनरशिप है, ये सारी चीजें जो है वो सेक्शन 3B के माध्यम से लोगों को आपको देनी है। ये एक मैंडेटरी क्लॉज आया है सेक्शन 3B के माध्यम से, और ये लिखा है कि एवरी वफ़ रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट prior to the commencement of WAF Amendment Act 2025 shall file the details of the WAF and the property dedicated to WAF on portal and database within a period of 6 months from the commencement of this act। और ये 6 महीने के पीरियड को 6 महीने और बढ़ाया गया कि 6 से 6 महीना, टोटल 1 साल के अंदर आपको डेटा देना है। और उसकी डेटा में आपको क्या क्या देना है, आपको आइडेंटिफिकेशन और बाउंड्रीज देनी है वफ प्रॉपर्टी की, जो इस्तेमाल, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है सेक्शन 3B। आपको आइडेंटिफिकेशन और बाउंड्रीज देनी वर्ब प्रॉपर्टीज की, और उनका कौन कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, किस माध्यम से इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पे कौन ऑक्युपायर है, जो नेम और एड्रेस है जिस व्यक्ति ने वर्ब क्रिएट किया उसका नाम और पता आपको देना है, कैसे ये वर्ब क्रिएट किया गया, यूजर के माध्यम से किया, वर्ब डीड के माध्यम से, वो आपको ब्यौरा देना है। वर्ब की अगर डीड है तो वो आपको प्रोवाइड करनी है, उसका इस समय प्रेजेंट मुतवल्ली कौन है, उसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है, ये आपको प्रोवाइड करना है। ग्रॉस एनुअल इनकम कितनी होती है इस प्रॉपर्टी की, ये डेटा आपको देना है, और जो लैंड रेवेन्यू आप उसके बारे में भर रहे हैं वो सारी चीजें आपको देनी है। तो और ये भी बताना है कि प्योरली रिलीजियस है कि चैरिटेबल है या क्या क्या पर्पस है। तो सेक्शन 3B में सारी वर्ब प्रॉपर्टी का डेटा मांगा गया है कि ये वर्ब प्रॉपर्टी जो आपने दर्ज की है किस माध्यम से की है, यूजर के माध्यम से दर्ज की है कि आपने डीड के माध्यम से दर्ज की है। तो इसका जो डेटा मिलेगा इससे भी काफी हेल्प होगी ये पता लगाने में कि कौन सी वर्ब प्रॉपर्टी सही रजिस्टर हुई है, कौन सी वर्ब प्रॉपर्टी गलत रजिस्टर हुई है, क्योंकि आज तक किसी के पास डेटा ही नहीं। इनफैक्ट सरकार के पास भी उस तरह का डेटा नहीं है जब तक अब ये लेजिस्लेटिव मैंडेट हो गया है, एक एक्ट के द्वारा मैंडेट हो गया, तो अब जितनी भी वर्ब प्रॉपर्टी हैं उनको ये डेटा देना पड़ेगा। अब जो मैं ऐसा समझता हूं, जो लैक्यूनाज हैं थोड़े-थोड़े, उसको भी मुझे पॉइंट आउट करना मेरी ड्यूटी है, और मैं चाहता हूँ कि उसको भी पॉइंट आउट करें। ये सब तो इस ए, एक्ट एक की। एक और जी, मैं बीच में पूछ लूं, जी सर, जी सर। लक्यूना पे जाने से पहले, ये जो ओवरराइडिंग इफेक्ट समाप्त किया गया है जी, ये बहुत बड़ी बात है। सेक्शन सेक्शन 108 ए 100 से, ए, जी, सेक्शन 8 ए जो है वो डिलीट कर दिया गया। जी, डिलीट कर दिया। तो अब इसमें सेक्शन 9 सीपीसी जो कहता है कि भाई सारे केसेस जो है वो सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सारे केसेस पे सिविल नेचर पे एक्सटेंड करेगा। एक तो ये बताया कि ये लागू हो जाएगा क्या, फिर दूसरी बात ये है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो क्लॉजेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो क्लॉजेस हैं, वो लागू हो जाएंगे क्या? अब बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, मैं उसी चीज़ पे आ रहा था। अब ये एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी का एक एरिया है, जो ज़ोन आगे बनेगा और जो हम लोगों को कोर्ट में उसको डील करना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये है कि सेक्शन 6 में वफ़ एक्ट 1995 के एक शब्द यूज़ था, पर्सन एग्रीव्ड। अब पर्सन एग्रीव्ड जो है ये 2013 में कांग्रेस सरकार लाई, जब 2021 में मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किया था, तब भी मैंने ये बात एक्सप्लेन की थी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, जो पर्सन एग्रीव्ड शब्द यूज़ किया गया सेक्शन 6 में, वो पहले हुआ करता था पर्सन इंटरेस्टेड। और पर्सन पर्सन इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड डिफाइंड है। डिफाइन किया गया था पर्सन इंटरेस्टेड, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आया, रमेश गोविंद राम के केस में और फातिमा बेगम के केस में, 1979 सुप्रीम कोर्ट और 2010 सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों जजमेंट्स का जो बहुत ही बढ़िया एक ऑपरेटिव पोर्शन है, ये हमने अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड में जेपीसी के सामने भी दिया था। दिया उसमें क्या दिया कहा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस काटजू साहब ने क्या कहा 2010 में, उन्होंने कहा कि और उन्होंने 1979 सुप्रीम कोर्ट को फॉलो किया, और उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 4, 5 और 6 में नोटिफिकेशन होगा वक्फ की संपत्ति का, अगर उसमें नॉन मुस्लिम की संपत्ति चली जाती है तो वो पर्सन इंटरेस्टेड की श्रेणी में नहीं आएगा, और उसको उसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है।
तो मतलब सेक्शन 4, 5 और जो 6 का सर्वे होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटर सी मुस्लिम कम्युनिटी की प्रॉपर्टी का सर्वे होता है। अगर किसी नॉन मुस्लिम की संपत्ति चली जाएगी उस सर्वे में, तो ही इज नॉट बाउंड टू चैलेंज इट। कांग्रेस गवर्नमेंट ने इन दोनों जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट के पलट दिया और 2013 में पर्सन इंटरेस्टेड के बजाय पर्सन एग्रीव्ड ले आए। पर्सन एग्रीव्ड ले आए। तो पर्सन एग्रीव्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली इंटरप्रेट किया। जस्टिस वी बाला सुब्रमण्यम और जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने केस का नाम है राशिद वली बेग। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पर्सन एग्रीव्ड की श्रेणी में नॉन मुस्लिम भी आते हैं। वक्फ है कि नहीं है, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। वक्फ है कि नहीं है, ये बात भी वक्फ ट्राइब्यूनल ही डिसाइड करेगा। तो जो वक्फ ट्राइब्यूनल है उसको तो सरकार ने रिपील किया नहीं है। वक्फ ट्राइब्यूनल एग्जिस्ट करता है और राशिद वली बेग के जजमेंट ने वक्फ ट्राइब्यूनल को बहुत ही वास्ट स्कोप दे दिया है। तो वक्फ ट्राइब्यूनल का जो जो पूरा कॉम्पोजिशन है वो एज इट इज है। तो जो सेक्शन 9 की आप बात कर रहे हैं, सेक्शन 9 में तो अगर आपकी कहीं रेमेडी मैं बार्ड इसमें है। ये कहूँगा ना कि जो आपका जो वो राशिद वली बेग वाला जो जजमेंट है, राशिद वली बेग वाला जजमेंट बेसिकली 108 ए की बेसिस पे ही है कि साहब और यही सेक्शन 83 ओवरराइड को भी करेगा। सेक्शन 83 को भी इंटरप्रेट किया, 83 और 85 को, कि वक्फ ट्राइब्यूनल का क्या स्कोप है। हाँ, तो तो अब तो मेरा ये कहना है कि जो सेक्शन 9 में सीपीसी में एक जनरल प्रोविजन है कि सिविल कोर्ट्स विल हैव जुडिक्शन एक्सेप्ट स्पेसिफिकली बार्ड। तो राशिद वली बेग का जजमेंट इस समय बहुत बड़ी समस्या बनेगा, जो ये कहेगा कि सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बार्ड हो गया है बिकॉज यू हैव टू गो टू द वक्फ ट्राइब्यूनल। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, इस अमेंडमेंट इसको थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं। इस अमेंडमेंट बिल में ये चीज आनी चाहिए थी कि वक्फ एक्ट 1995 या अमेंडमेंट एक्ट से आनी चाहिए थी, विल नॉट अप्लाई टू नॉन मुस्लिम्स। भाई यस, मेरी संपत्ति अगर आप वक्फ में ले रहे हैं तो मैं क्यों इस एक्ट से गवर्न होऊंगा। और ये स्पेसिफिक हमारा सजेशन था, स्लाइड थी। भाई हाउ कैन यू फोर्स मी टू बी गवर्न्ड बाय द वक्फ एक्ट 1995। और पर्सन एग्रीव को दोबारा पर्सन इंटरेस्टेड, मेरा ऐसा मानना है करना चाहिए था, वो नहीं किया गया, वो रह गया है। तो वक्फ एक्ट 1995 में हम गवर्न नहीं होते या हिंदू सोसाइटी गवर्न नहीं होती, ये चीज आनी चाहिए थी। एक बात और कहना चाहता हूं, नॉन मुस्लिम्स गवर्न नहीं होते। अब उन्होंने हाँ, तो नॉन पूरा कर मुस्लिम्स दिया था गवर्न, ना 104 में, तो यही कर दिया था कि साहब की नॉन मुस्लिम्स का जो कंट्रीब्यूशन हाँ है दैट विल नहीं, बी ट्रीटेड एज वक्फ। आप कंट्रीब्यूशन ले रहे थे, ठीक है, उसको तो रिपील कर दिया सरकार ने। मैं ये कह रहा हूं कि अब वक्फ एक्ट 1995 से हाउ विल आई बी गवर्न, व्हाई शुड आई बी गवर्न बाय वक्फ एक्ट 1995। भाई मैं तो नहीं कह रहा हूं कि हिंदू चैरिटी एक्ट या हिंदू एंडोमेंट एक्ट से वक्फ गवर्न हो, तो हाउ कैन वक्फ एक्ट अप्लाई टू मी। और ये जो राशिद वली बेग का जजमेंट आया है, ये गलत जजमेंट है, इसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए। और ये अभी भी लेजिस्लेचर ने इसको ओवरकम नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा हर्डल बनेगा आगे आने वाले समय में। एक बात और है, जो रेट्रोस्पेक्टिविटी की बात हो रही, तो मैंने आपको बताया कि 3 जगह रेट्रोस्पेक्टिविटी आई। एएसआई की संपत्ति पे रेट्रोस्पेक्टिविटी आ गई, सरकारी संपत्ति पे रेट्रोस्पेक्टिविटी आ गई, और वर्क बाय यूजर पे कुछ हद तक रेट्रोस्पेक्टिविटी आ गई अगर वो डिस्प्यूटेड है। अगर डिस्प्यूटेड नहीं है तो उस पर रेट्रोस्पेक्टिविटी नहीं है। ये बात भी समझने वाली है। इस पे भी बड़ा वो है, किंतु परंतु है। वर्ब बाय यूजर को आपने टोटल वैलिड घोषित किया है, अगर डिस्प्यूटेड है तो वर्ब बाय यूजर नहीं माना जाएगा। तो ये भी एक किंतु परंतु है। अब मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूं, जो नॉन मुस्लिम की संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो गई थी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले, वक्फ एक्ट 1995 के तहत, उसको उसके लिए नहीं आया है रेट्रोस्पेक्टिविटी, उसके लिए नहीं आई है। तो और जो ट्रस्ट और सोसाइटी की संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो गई थी, वहां पे भी रेट्रोस्पेक्टिविटी नहीं आई है। ना ये मौका दिया गया है कि आप उसको सिविल कोर्ट में मतलब चैलेंज करें। तो सारी चीजें अगर आपको चैलेंज करनी भी है तो सिविल कोर्ट जाएंगे, ट्राइब्यूनल जाएंगे। अभी देख लीजिएगा, जो बात मैं बोल रहा हूं, अभी ये झगड़ा मचेगा, अभी ये डिस्प्यूट मचेगा। अब इसमें एक बात और है, वक्फ ट्राइब्यूनल का जो कॉम्पोजिशन था, जब अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसमें 3 जजेस थे।
उसमें इस्लामिक लॉ का जो जानकार था उसको टोटल हटा दिया गया था, जो दो मैंने दो पढ़ा। रखे थे 2 ही अमेंडमेंट रखे जब थे। इंट्रोड्यूस, लेकिन जेपीसी ने उसको 3 कर दिया था। अब 3 कर दिया, अब 3 में क्या है? इस्लामिक लॉ का जानकार, फिर से सेक्शन 83 और 85 में। तो अब वक्फ ट्राइब्यूनल का कॉम्पोजिशन 3 लोगों का है। एक हमारे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के होंगे राज्य सरकार से, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के व्यक्ति होंगे प्रेजेंट सर्विंग या रिटायर्ड, और एक इस्लामिक लॉ का जानकार। इस्लामिक लॉ का जानकार जो एक क्राइटेरिया था टू बी जज ऑफ द वक्फ ट्राइब्यूनल, इसके लिए हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन था। हमारा तो पूरा ऑब्जेक्शन ही था कि वक्फ ट्राइब्यूनल ही समाप्त किया जाए। व्हाई वक्फ ट्राइब्यूनल? इट शुड गो टू द सिविल कोर्ट। पर वो भी रह गया, और इस अमेंडमेंट बिल में वो इस्लामिक लॉ के जानकार भी इज अ क्वालिफिकेशन। इसके साथ साथ सेक्शन 89, जिसमें अगर आपको वक्फ के खिलाफ केस फाइल करना है तो आपको उनको 2 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। वो सेक्शन 89 भी डिलीट नहीं किया गया, वो भी रह गया है। और 101 में जो पब्लिक सर्वेंट की बात है, वो भी अभी एज इट इज ही है। और सेक्शन 8 में जिसमें वक्फ की संपत्ति का सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी, वो भी आज भी वैसे ही है। सेक्शन 28 और 29, जिसमें यह है कि वक्फ बोर्ड जो भी आदेश देगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको कंप्लाई करेगा, वो भी आज भी वैसा ही है, उसको नहीं छुआ गया है। सेक्शन 29 जिसमें ये पावर दी गई है वक्फ बोर्ड को कि वो किसी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट कर सकता है। मतलब आप सोचिए, अगर हमें और आपको कोई चीज देखनी है तो हमें आरटीआई लगाना पड़ेगा। यहाँ पे उनको पावर दी गई है कि वो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और सेक्शन 28 और 29 को भी रिपील नहीं किया गया है। और एक बात सेक्शन बताऊँ आपको? 55। हाँ जी सर, जी सर, सॉरी सर। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको, जी सर। जो प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि आई हैव बीन ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। सर। तो ये जो इसमें लिखा हुआ है ना कि साहब की डीएम विल कंप्लाई विद द डायरेक्शन, तो ये जो दिस पोर्शन आई वुड लाइक टू नो कि कहाँ पर किसी ने फॉलो किया है आज तक। यू थिंक डीएम विल केयर फॉर वक्फ बोर्ड डायरेक्शंस? वक्फ बोर्ड के बाद कोई कंटेम्प्ट की पावर है? इनके पास क्या पावर है जो वो कंपेल कर देंगे डीएम को फॉलो कर रहे? नहीं, वो इसीलिए ठीक तो बात है, वो रजिस्ट्रेशन इसीलिए तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुए 98%। नहीं, वो ठीक बात है, डीएम ने किया, नहीं किया, वो तो एक अलग विषय पर हम लोग तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि कानून कैसा हो, what the law should be। तो सेक्शन 28 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट or in his absence an additional district magistrate or SDM or a district in the state shall be responsible for implementation of the decisions of the board, which may be convened through the chief executive officer, and the board may, whenever considered necessary, seek directions from the tribunal for the implementation of its decisions। सेक्शन 28। और सेक्शन 29 क्या कहता है सर, वो भी देख लीजिए। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑफ द बोर्ड ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ शैल बी एंटाइटल्ड एट ऑल रीजनेबल टाइम टू इंस्पेक्ट इन एनी पब्लिक ऑफिस एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर और एनी डॉक्यूमेंट्स relating to wakaf or movable or immovable properties which are work properties to be claimed by work properties। तो आप ये जो 2 ड्रैकोनियन प्रोविजंस थे, ये अभी भी है। सेक्शन 89 भी है, सेक्शन 101 भी है, सेक्शन 8 भी है। तो और वक्फ और साथ ही साथ पर्सन एग्रीव्ड भी है। तो अभी मिला-जुला एक है। मैं ऐसा कहूँगा कि जो मैंने इसको पूरा देखा, ऑब्वियसली एक पॉजिटिव कदम है। काफ़ी हद तक हम आगे बढ़े, काफ़ी चीज़ें हमने अचीव की। आगे वक़्फ़ के नाम पे धांधली नहीं हो पाएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है ही है। रेट्रोस्पेक्टिव में अगर जाएँगे, तो मैं ऐसा मानता हूँ कुछ-कुछ चीज़ें रह गई हैं, और जो सबसे बड़ा एक ज़ोन एक डिस्प्यूटेड एरिया है, वो राशिद वली बेग का जजमेंट, सेक्शन 83 और 85, और साथ ही साथ सिविल कोड का जो इंटरप्ले है, पर्सन एग्रीव्ड का जो इंटरप्ले है, इन चारों चीजों को अगर एक साथ इसका इंटरलिंक करेंगे तो एक काफी कंफ्लिक्टिंग एरिया बनेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सर, जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई और जो स्टेट वक्फ बोर्ड बनाए गए, इस पे बहुत ज्यादा डिबेट और चर्चा हुई कि इसमें आपने नॉन मुस्लिम्स को इसमें आपने पार्टिसिपेट करने के लिए कह दिया। तो अगर आप और स्टेट काउंसिल में भी, स्टेट बोर्ड में भी कह दिया, वक्फ बोर्ड में कह दिया, वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कह दिया, तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें टोटल 22 लोगों का कॉम्पोजिशन,
उन 22 लोगों के कॉम्पोजिशन में से 2 लोगों को बोला गया है जो नॉन मुस्लिम होंगे। अब ये बहुत ही मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ देता हूँ कि 22 लोगों में से 2 लोग क्या कर सकते हैं? दे आर जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव। और उसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है, कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे या एडवोकेट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होगा। तो ये इसकी वजह से जो इसको सबसे ज्यादा इस पे डिबेट की जा रही है कि नॉन मुस्लिम को घुसा दिया गया, मुझे लगता है गलत है, क्योंकि 22 लोगों में से 20 लोगों के लिए जो क्राइटेरिया है, वो हर आदमी पढ़ ले वो क्या क्राइटेरिया है, और सिर्फ तो 2 इसमें लोगों को लिखा मेरा गया जो है। इसमें जो जी। मेरा इसमें जो कहना है वो ये है कि भाई जब आपने प्रोविजन कर दिया और उसको पर्सन इंटरेस्टेड से पर्सन एग्रीव्ड 2013 में बना दिया और हिंदुओं की और मतलब गैर मुसलमानों की ज़मीनें हड़पनी शुरू कर दी, 12 साल तक जो आपने गैर मुसलमानों की ज़मीनें हड़पी हैं, तो उसके निस्तारण के लिए अगर 2 गैर मुसलमान उसमें हैं, तो आप उसमें कैसे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं? और ज़मीनें तो उसमें आप भी हड़प सही, लेंगे, ज़मीन आप बिल्कुल जो है वो गैर मुसलमान की उसको वक़्फ घोषित कर देंगे, लेकिन गैर हाँ। मुसलमान को उसमें एडमिट नहीं करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बेसिस बात कही आपने। बहुत बहुत वैलिड पॉइंट कहा आपने। और इसमें भी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इसमें भी प्रोविज़ो है कि जो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे वक्फ काउंसिल में, वो एक्स ऑफिशियो नहीं होंगे। दे विल नॉट बी एक्स ऑफिशियो। देखिए मैं पढ़ प्रोवाइडेड फर्दर दैट 2 मेंबर्स अपॉइंटेड अंडर दिस सबसेक्शन एक्सक्लूडिंग एक्स ऑफिशियो मेंबर शैल बी नॉन मुस्लिम। तो एक्स ऑफिशियो को आपको नहीं बनाना है। उसके लिए तो ऑलरेडी क्राइटेरिया है कि यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज जो है वो चेयरपर्सन होंगे और एक्स ऑफिशियो होंगे। बाकी 3 मेंबर इन द पार्लियामेंट हैं, जो 2 उनसे होंगे लोकसभा से और 1 राज्यसभा से होगा। 3 पर्सन्स टू रिप्रेजेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे। चेयरपर्सन रहेगा बोर्ड का बाय रोटेशन। मुतवल्ली रहेगा। 3 पर्सन्स होंगे जो एमिनेंट स्कॉलर होंगे मुस्लिम लॉ के। 2 पर्सन्स होंगे जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। 1 एडवोकेट होगा नेशनल इंपॉर्टेंस का। तो ये सारी बातें यही बता रहा है कि ये सारे लोग मुस्लिम समाज से आएंगे। सिर्फ 2 लोगों को बोला गया है कि जो नॉन मुस्लिम होंगे। और स्टेट जो वक्फ बोर्ड है, उसमें भी 11 लोगों का कंपोजिशन है, जिसमें कहा गया है 2 लोग जो हैं वो नॉन मुस्लिम होंगे। तो जिसमें इतना ज्यादा हो हल्ला मचाया जा रहा है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर का जो मेरा आप तो सिंपल नोटिफिकेशन है। लॉजिक ये है साहब कि आपने गैर मुसलमानों की ज़मीनें जो हैं नहीं, सही वो कह रहे वक़्फ़ हैं। की हैं, तो आपको गैर मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। वो देखेंगे कि आपने सही किया है, गलत और किया है। आज भी और आज भी गैर मुसलमानों पे ये लागू हो रहा है। आज ये भी एक्ट गैर तो लागू मुसलमानों हो, पे लागू है ये। इस एक्ट ने ये तो नहीं कहा कि इट विल नॉट अप्लाई टू नॉन मुस्लिम्स। पर्सन एग्रीव्ड तो आज भी तो रखा हुआ है ना उन्होंने। आज भी रखा हुआ है। तो ये एक सारी टोटल ओवरऑल स्थिति है जो मैंने आपके सामने रखी। काफ़ी हद तक अच्छा आगे एक बढ़े और हैं। मैं आपसे इसमें पूछना चाहता हूँ कि ये जो ट्राइब्यूनल का जो पूरा किस्सा है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ट्राइब्यूनल रख तो दिया, लेकिन ट्राइब्यूनल की कॉम्पिटेंस कहाँ से आ रही है? क्योंकि जो आर्टिकल हाँ, 323 बी जो है, बिल्कुल सही जो कहा। अदर दैन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें बिल्कुल। चैरिटीज़ का या वक़्फ़ का स्पेसिफिकली, या अगर जनरल बात करें तो देखिए चैरिटीज़ एंडाउमेंट्स का, उसका तो कोई सेक्शन है नहीं। कहाँ से बन गया ये? देखिए आप हमारे देश के संविधान, आपने बहुत अच्छी बात कही सर। और ये बात मैंने आपके यहाँ पहले भी कही थी, जेपीसी के सामने भी कही थी कि इस देश के संविधान ने 3 तरह के कोर्ट की संरचना की है। सबऑर्डिनेट जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जो ट्राइब्यूनल है, वो एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़्म है। और ये आर्टिकल 323 ए और बी से आया है। और एल चंद्र कुमार का केस है सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस बेंच का, जिसमें इस बात को सपोर्ट किया गया कि आप अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़्म बना सकते हैं। जिसका ध्येय ये होता है, जिसका इंटेंशन ये होता है कि कुछ लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आएँ, जो उसमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं, जैसे आप प्रशासनिक सेवाओं में रहे, आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं कुछ चीज़ों में, और कुछ लोग जुडिशियल सर्विस से आएँ, जो उसमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं, और वो मिलकर डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज करें। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है। अब इसके लिए आर्टिकल 323 ए और आर्टिकल 323 बी में सब्जेक्ट्स दिए गए, जिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बन सकता है। सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है। जैसे इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनका डिस्प्यूट है तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं तो उसके लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना हुआ है। अलग अलग सब्जेक्ट्स मेंशन है कि किस पे ट्राइब्यूनल केंद्र सरकार या राज्य सरकार बना सकती है। आपने जो बात कही आर्टिकल 323 बी की कही, 323 बी वो आर्टिकल है जिसमें राज्य सरकार क्या क्या मुद्दों पे ट्राइब्यूनल बना सकती है, वो सब्जेक्ट्स उसमें दिए हुए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्फ ट्राइब्यूनल उसमें फॉलो ही नहीं करता है।
तो ये जो आपने सिविल कोड को, और जो आपका सवाल था मूलभूत सवाल है कि आपने जो सेक्शन 9 सिविल कोड सीपीसी का है उसको ओवरराइड मैं आपने। दर्शकों के लिए ये पढ़ देता हूँ कि कौन-कौन से जो है सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। जी। इसमें नंबर 1 है लेवी असेसमेंट, कलेक्शन और एनफोर्समेंट ऑफ एनी टैक्स ट्राइब्यूनल। फिर नंबर बी है फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अक्रॉस कस्टम्स, यानी सी है इंडस्ट्रियल लेबर डिस्प्यूट्स, डी है लैंड रिफॉर्म्स, और ई है सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, जब तो वो तो खत्म ही हो गया अब। एफ है इलेक्शंस टू पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। जी है प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ्स। एच है रेंट एंड रेगुलेशन कंट्रोल। आई है ऑफेंसेस अगेंस्ट लॉज with respect to any of the matters specified in subclause A to H. J is any matter incidental. तो इसमें साहब तो कहीं दूर दूर से नहीं आता अनलेस आप इसको लैंड रिफॉर्म्स के अंदर ले आए। नहीं, लैंड रिफॉर्म में भी नहीं आता है, क्योंकि आप वक्फ के इशू को डील कर रहे हैं ना। जब आप वक्फ के इश्यूज को डील कर रहे हैं तो लैंड रिफॉर्म में भी नहीं आता है। ये लैंड तो रिफॉर्म तो चैरिटी का, अलग। ये तो ये चैरिटी तो और चैरिटी एंडाउमेंट है। में आएगा। हाँ, ये लिस्ट 3 एंट्री 28 है। लिस्ट 3 एंट्री 28 है जिसके तहत ये कानून बना है। तो ये तो उसमें आता ही नहीं है, और 323 बी में भी नहीं आता है। तो ये वक्फ ट्राइब्यूनल बनाना खुद में गलत था, टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मुझे ऐसा लगता है जो आपने सवाल पूछा कि सेक्शन 9 का अब क्या होगा, तो वो अभी भी वो एक डायलेमा, वो एक डाइकोटमी अभी भी एग्जिस्ट करेगी। अब हम आप मुझे ये बहुत लड़ते बताएं कि हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ इतनी हम बहुत लड़ते हैं कि जब मथुरा का केस हुआ तो जो जामा मस्जिद का, जो शाही जामा मस्जिद कमेटी है, उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि भाई फरवरी 1944 में ये संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है। तब हमने कहा कि फरवरी 1944 में हुई है तो उस समय का जो लॉ था, यूपी मुस्लिम वक्फ एक्ट 1936, उसके तहत इस नोटिफिकेशन से हम बाध्य नहीं है। ये हमारा डिफेंस था, जो ऑनरेबल कोर्ट ने माना भी। ज्ञान व्यापी के केस में हमने बोला कि जो आपने वक्फ नंबर 100 दिखाया है, वो इसके लिए है ही नहीं, वो आलमगीर मस्जिद के लिए है, ज्ञान व्यापी के लिए है ही नहीं वो, और वो एंट्री डिस्प्यूटेड है। और वो भी, उसमें भी हमने यही तर्क दिया कि 1979 सुप्रीम कोर्ट और 2010 सुप्रीम कोर्ट से हम कवर्ड हैं। पर अब 2013 के बाद जो भी नोटिफिकेशन हुए हैं वक्फ के, अगर उसको कोई डिस्प्यूट करा, मैं स्ट्रिक्टली लीगल बात कर रहा हूं, 2013 के बाद अगर कोई नोटिफिकेशन वक्फ के हुए हैं, अगर कोई इसको डिस्प्यूट कर रहा है, तो सिविल कोर्ट्स जुडिक्शन विल बी बार्ड। आपको वक्फ ट्राइब्यूनल के सामने जाना पड़ेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अब इसको शायद मैं थोड़ा सा फॉर्मुलेट कर लेता हूं। वक्फ ट्राइब्यूनल जो यूपी में है, लखनऊ में है और मथुरा में है, वहां पे क्या हालत है, मैं शायद यहाँ पे नहीं बयान करना चाहता हूँ उसको। क्या-क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, मैं उसको यहाँ पे बयान नहीं करना चाहता हूँ, मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ देता हूँ। तो वक्फ ट्राइब्यूनल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अपनी बात रखने में, अपनी बात बोलने में, केसेस को प्रेज़ेंट करने में, बहुत बड़ी डिफिकल्टी है वहाँ पे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बोली जा सकती हैं। तो मेरे हिसाब से वक्फ ट्राइब्यूनल की जो रेमेडी दी गई, ये गलत दी गई। और सारी चीजें सिविल कोर्ट जानी चाहिए थी, और सिविल कोर्ट से ऑलरेडी फर्स्ट अपील हाई कोर्ट आती ही आती। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं ऐसा मानता हूं, लैक्यूना इस अमेंडमेंट एक्ट में रह गया है। उसके क्या कारण हैं? पॉलिटिकल कारण हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। पर्सन एग्रीव्ड रह गया, ठीक है। अब मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता हूँ। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो भी सर हमने आपके सामने बता दिए, और जो चीजें रह गई हैं वो भी आपके सामने बता दी। जी, अब अंत में ये जो पिटिशंस आई हैं, इनमें क्या ग्राउंड लिए गए हैं? पिटिशंस तो एक्ट नोटिफाई होने के अब ये पहले ही आ गए। पिटीशन, अब देखिए, हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, 2018 में इस वक़्फ़ की समस्या को लेके हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़े, और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट में हमने एसएलपी लगाई। मैं ऑनरेबल जजेस का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूँ, पर हमारी एसएलपी खारिज कर दी गई। उसके बाद 2020 में हमने रिट पिटीशन भी फाइल की, और उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा गो टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाइए आप, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? और आपको अभी बताना चाहता हूँ, 4 राज्यों के मेरी खुद की जो पिटिशन स्टेट, खारिज हुई ना, आपकी खुद की पिटीशन खारिज हुई जयपुर में। और उसका ग्राउंड ये उसके बताया गया बाद कि साहब पार्लियामेंट के लॉ को आप ऐसे कैसे चैलेंज कर सकते कैसे चैलेंज कर सकते हैं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये कानून हमारे लिए है। और उसके बाद 120 याचिकाएं करीब
अलग-अलग हाई कोर्ट में हम लोगों ने दाखिल की। दिल्ली में दाखिल की, दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की, अश्विनी भाई ने दाखिल की, फिर उसके बाद हमने चंडीगढ़ में दाखिल की, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की। अलग-अलग राज्यों में वक्फ एक्ट 1995 को चैलेंज करते हुए याचिकाएँ दाखिल हुई, सब में सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस जारी हुआ। पिछले करीब 7 सालों से अलग-अलग हाई कोर्ट की तारीखें हम लोग अटेंड कर रहे हैं, भाग रहे हैं, उसमें प्रयासरत हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। आपको सर पता होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि अगर 2 हाई कोर्ट में सिमिलर इश्यूज पेंडिंग हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने पास मंगा सकती है। और अगर एक सुप्रीम कोर्ट में और एक हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तब भी सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास मंगा सकती है। ये वाली ट्रांसफर पिटीशन भी लगाई गई आर्टिकल 139 में, पर उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। तो मामला हाई कोर्ट में चल रहे थे। अब मैं ये देखना चाहता हूं, मैं बहुत गौर से बैठ के, बहुत विनम्रता से ये बात देखूंगा कि जब ये सारी याचिकाएं इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? क्या यही उनके लिए भी कानून होगा, गो बैक टू हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करिए कि यहाँ पे आपके उसको आपके मंदिर वाली याचिकाएं अभी-अभी वापस की गई है ना हाई कोर्ट को, हाँ, 13 साल चलने के बाद। 13 साल चलने के बाद जो सारे जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और पौंडीचेरी के जो मंदिर अधिग्रहण किए गए हैं स्टेट एंडोमेंट एक्ट द्वारा, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए 13 साल के बाद। बिल्कुल सही बात कही आप। तो अब उसकी हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। वक्फ एक्ट 1995 की पिछले 7 साल से हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो सीधे हाई कोर्ट को बाईपास करके जो बड़े-बड़े बैरिस्टर हमारे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, मुझे ये देखना है, मैं सिर्फ बैठ के दर्शक के रूप में देखना चाहता हूं। मैं कुछ बोलूंगा नहीं सर, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि उनके लिए क्या आदेश होगा। हाई कोर्ट जाने का आदेश होगा कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस जारी करेगी। ये देखने वाली बात है। देखिए, अब आपकी अब बात उन्होंने तो लगा दिया है कि साहब आर्टिकल 13, 14, 15, 25, 26, सबका भाई 29, 30 ये सब लगाए हैं ना उन्होंने। है एक्चुअली मैटर 300 ए का है, जो कि सुप्रीम जी, कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। जी। अब आपने जो पूछा कि क्या-क्या ग्राउंड पे चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो सबसे पहला उनका ग्राउंड यही है कि वर्ब बाय यूज़र का जो कांसेप्ट है वो गलत खत्म किया गया, उसको रहना चाहिए। उनका ये कहना है कि जो 2 इस्लामिक जो 2 नॉन मुस्लिम इसमें लाए गए हैं, वो रहने चाहिए। जो वर्ब की डेफिनिशन में बदलाव किया गया है, वो गलत किया गया है। मतलब मूलतः जितने अमेंडमेंट्स हैं, सबको उन्होंने वर्चुअली चैलेंज किया और उनका ये कहना है कि जो असीमित अधिकार दे रखे थे, वो असीमित अधिकार वैसे ही रहने चाहिए। उनका कहना है कि साहब कि यद्यपि आप वक्फ बिल बना सकते हैं अंडर दी अंडर योर कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अमेंडमेंट नहीं कर सकते। जैसा दिया है कांग्रेस सरकार ने, उसको जो राक्षस का रूप दिया वो वैसे ही रहना चाहिए। उसको आप कर्टेल नहीं कर सकते। तो ये बेसिक बात है। देखते हैं अभी सर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। कुछ चलिए तो जल्दी फिर सुनवाई होगी, पूरी जल्दी उम्मीद है। जल्दी पता चल जाएगा। नहीं तो हम लोग भी चले चलते हैं वहाँ 300 बी पे लगा देते हैं। बाकी सबके बिल्कुल साथ सर, हम लोग को 323 बी ज पे सॉरी। हुँ, हाँ, वक्फ ट्राइब्यूनल को चैलेंज करना चाहिए, पर्सन एग्रीव्ड को चैलेंज करना चाहिए, सेक्शन 89 को चैलेंज करना चाहिए, 101 को चैलेंज करना चाहिए। ये सारे ऐसी चीजें हैं। 54 55 भी रह गया है। एनक्रोचमेंट हटाने के लिए उनको जो पावर दी गई है वर्क ट्राइब्यूनल द्वारा थ्रू द मीडियम ऑफ वर्क बोर्ड, सेक्शन 28 29 है। इन सारी चीजों को हम लोग भी चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज किया ही हुआ है ऑलरेडी अलग अलग हाई कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हीं याचिकाओं को मंगा ले तो भी अच्छी बात हो जाए। वो तो नहीं मँगाएगा। नई याचिका लगा देते हैं तो सबकी नई याचिका एक्सेप्ट हो लगानी जाएँगी पड़ेगी। तो हाँ, हम जी सबकी बिल्कुल। एक्सेप्ट होगी तो हमारी भी होगी, क्या दिक्कत है? अब ये तो सर तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको विष्णु जी। सर आपने समय निकाला और दर्शकों को पूरा एक विस्तार से सारे जो पहलू हैं वो बताए। दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।